सभी को नमस्कार। आज हम सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। मूल्यांकन प्रश्नों में पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो आपने कहानी में देखा था कि यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या विचारधारा का प्रभाव नहीं था। तीसरे, वह संयुक्त परिवार के साथ रही तो उनका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रही। इस कारण वह अब एकल परिवार में अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से ही कपड़े पहनती है और वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। तो समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदल लिया। इस कारण परिवार में तालमेल स्थापित करने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। जबकि दूसरी ओर यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार रहते हैं। वे सिद्धांतवादी है। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए जीवन भर रहे। वे संयुक्त परिवार, भारतीय परंपराओं को बचाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी करना, फैशन या अच्छे मकान में रहना आदि को तरजीह नहीं देते हैं। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। इसके कारण वे परिवार में अलग थलग पड़ जाते हैं। अतः उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो हुआ होगा कि कई अर्थ छवियां कहानी में हमें देखने को मिलती है। पहला अर्थ हो सकता है कि जो हुआ होगा से आशय है कि किशनदा का बंधु समाज उसकी मौत के कारणों से भी अनभिज्ञ रहता है और वह ये नहीं बता पाते कि वास्तव में किशनदा की मृत्यु का क्या कारण था। दूसरा अर्थ जो हुआ होगा का कि बुढ़ापे में सहारे के अभाव में भी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, जैसा कि हमें किशनदा की देखने को मिली। तीसरा जो हुआ होगा से तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन के अंत में अकेले ही रहना पड़ता है। किशनदा की मौत किस बीमारी से हुई, इसके बारे में उनके परिवार वालों को भी कुछ भी पता नहीं था। एकाकी जीवन की नीरसता और जीवन के अंतिम पड़ाव में किसी की सहानुभूति न मिलने से ही उनकी मौत जल्दी हो जाती है। यही कारण है कि उसकी मौत के विषय में लोगों ने जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग किया है। प्रश्न 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो हमने देखा कि अलग अलग घटनाक्रम में इस वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू करते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है या अनुचित है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन करना है। आज परिवार, समाज और देश कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुद्दों पर, प्रश्नों पर गलत जरूर है। यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है।
उनका तकिया कलाम हमें निम्नलिखित संदर्भों में देखने को मिलता है। उनके अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इसके अलावा दफ्तर में सिल्वर वेडिंग मनाना या स्कूटर की सवारी करना, अपने से परायेपन का व्यवहार करना, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरना या शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेना, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करना और केक काटने जैसी विदेशी परंपराओं का निर्वाह करना उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं और इस कारण वे परिवार और समाज में उपेक्षित होते चले गए। प्रश्न 4, यशोधर बाबू के जीवन को दिशा देने में किशनदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? तो पाठ में हमने देखा कि किशनदास यशोधर बाबू के आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि किशनदास ने उनके जीवन को निश्चित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यशोधर पंत हाई स्कूल पास करके एक असहाय व्यक्ति की तरह दिल्ली आए। तब उनकी उम्र नौकरी के लायक नहीं थी। उनको किशनदास ने अपने पास शरण दी। बाद में उनकी नौकरी भी लगा दी, ऑफिस का सारा काम सिखाया। आहार, व्यवहार, चाल चलन आदि पर किशनदास का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार किशनदास ने हर क्षेत्र में उनके जीवन को दिशा प्रदान की और वे यशोधर बाबू के लिए आदर्श पुरुष बन जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन या मित्रों का गहरा प्रभाव हो सकता है, जो हमारे जीवन को सही दिशा देने में या हमारे जीवन में सही लक्ष्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 5 की हम बात करें तो वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? तो कहानी में जिस प्रकार की संरचना को प्रस्तुत किया गया है उसमें प्राचीन और आधुनिक मानसिकता में द्वंद्व दिखाया गया है। परिवार का मुखिया यशोधर पंत पुराने विचारों का परंपरावादी व्यक्ति है, जबकि उसके बच्चे आधुनिक विचारों के तथाकथित मोड या मॉडर्न हैं। परिवार में माँ बच्चों के पक्ष में रहती है, जिससे वैचारिक मतभेद के कारण हर समय द्वंद्व या संघर्ष परिवार में छिड़ा रहता है। यह एक पारिवारिक द्वंद्व है जो हमें आधुनिक परिवारों में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। माता पिता दोनों परंपरावादी होते हुए भी माँ हमेशा बच्चों के पक्ष में ही रहती है। यशोधर बाबू परिवार में अकेले पड़ जाते हैं। वे बच्चों की आधुनिकता का विरोध करते हैं, जबकि उनकी पत्नी हमेशा बच्चों के पक्ष में ही खड़ी रहती है। ऐसा वर्तमान परिवारों में भी हमें देखने को मिलता है। आज के बच्चे आधुनिकता चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग परंपराओं की बात करते हैं, जिससे हमें परिवार में यह द्वंद्व या संघर्ष देखने को मिलता है। प्रश्न 6 पर आइए। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वह पीढ़ी के अंतराल को बताना है। यह अनंत काल से चला आ रहा है। प्रस्तुत कहानी में भी एक पीढ़ी यशोधर बाबू की है और दूसरी पीढ़ी उनके बच्चों की है। इन दोनों पीढ़ियों में अंतराल स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी पत्नी भी पति की तरह परंपरावादी है, लेकिन मात्र सुलभ गुण होने के कारण वह बच्चों की ही तरफदारी करती है। बच्चों पर वर्तमान सभ्यता का गहरा प्रभाव है, जो नई पीढ़ी में हमें देखने को मिलता है।
बुजुर्गों पर पुरानी पीढ़ी का प्रभाव है और यही इस कहानी की मूल संवेदना भी है। कहानी का मुख्य उद्देश्य नई और पुरानी पीढ़ी के इस अंतर को दिखाना है और इस पीढ़ी के अंतराल के कारण ही शेष दोनों बातें, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य भी हमें नई पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि नई पीढ़ी नए विचारों को वहन करती है, इसलिए वह अपने रहन सहन, भाषा बोली और चाल चलन में पाश्चात्य विचारों का पोषण करती है, जबकि पुरानी पीढ़ी अपनी परंपराओं से जुड़ा रहना चाहती है। इसी तरह पुरानी पीढ़ी जहां अपने सामाजिक और मानवीय मूल्यों के साथ जीना चाहती है, वही नई पीढ़ी है वो आत्म केंद्रित होती जा रही है। तो इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और हाशिए पर जाते मानवीय मूल्य इसी से जुड़े हुए हैं। प्रश्न 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते और अच्छा नहीं लगने के क्या कारण होंगे। घर के प्रयोग में आने वाले अनेक साधनों में आज हमें बदलाव देखने को मिलता है। पहले लोग अंगीठी, स्टोव या घरेलू चूल्हे पर भोजन पकाते थे, जबकि आज हमें घर घर में गैस देखने को मिलती है। पानी गर्म करने के लिए गीज़र और ठंडा रखने के लिए फ्रीज हैं। इसके साथ ही बिजली की चकाचौंध और उनके अनेक साधन आज हर घर में देखने को मिलते हैं। यातायात के लिए साधनों में भी बदलाव आया है। बस, स्कूटर, कार आदि का प्रयोग आज हम यातायात के लिए करते हैं, जबकि पहले लोग पैदल या साइकिल से आते जाते दिखाई देते थे। इसके अलावा भी खान पान और रहन सहन में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। अब विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। साथ ही अध्यापन के तरीकों और तकनीकों में भी बदलाव आया है। विद्यालय में आने जाने के साधन भी बदल गए हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रम भी उसके अंग बन गए हैं। साथ ही कंप्यूटर की शिक्षा भी आज के विद्यालयों में शिक्षण का अनिवार्य अंग बन गई है। बुजुर्ग लोगों को आधुनिक बदलाव बहुत कम पसंद आते हैं। वे आधुनिक साधनों में सुविधाएं नहीं अपितु कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर साधनों को वो विलासिता का प्रतीक ही मानते हैं। वे आधुनिक वेशभूषा को भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव समझकर उसको दूषित संस्कृति की संज्ञा देते हैं। प्रश्न 8 की बात करें तो यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। तो 3 कथन में पहला कथन है कि यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं है। दूसरा कथन, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। और तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें खींचता है किंतु वह पुराने को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य भी यही रहा है कि मनुष्य में नए व पुराने दोनों विचार विद्यमान होते हैं, इसलिए लेखक ने इसी को यहाँ पर उभारने का प्रयास किया है। प्रश्न 9 है वह अतिरिक्त प्रश्नों में है और पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त जो ये प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी पूछे
जा चुके हैं, इसलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में इनको लिया जा रहा है। प्रश्न 9 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। अंतर्द्वंद होता है मन के अंदर जो संघर्ष चलता रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे आधुनिकता व प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, नए विचारों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह वे ऑफिस और घर दोनों से बेगाने हो जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते। वे अच्छे मकान में जाने को भी तैयार नहीं है। वे बच्चों की प्रगति से प्रसन्न हैं, परंतु कुछ निर्णयों से असहमत हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसे आयोजनों को भी व्यर्थ मानते हैं। इस प्रकार घर और परिवार में उनका ये द्वंद्व हमें अनेक घटनाओं में देखने को मिलता है। प्रश्न 10, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? जो प्रमुख संदेश इस कहानी के माध्यम से लेखक देना चाहते हैं वह है पीढ़ी के अंतराल को बताना, और पीढ़ी के अंतराल के कारण जो बदलाव हमें समाज में देखने को मिलता है उसको पाठ को उससे अवगत कराना। इस कहानी में प्रत्येक कठिनाई इसलिए आ रही है क्योंकि यशोधर बाबू अपने पुराने संस्कारों, नियमों व कायदों से बंधे रहना चाहते हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे वर्तमान में जी रहे हैं, जो बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। यदि यशोधर बाबू थोड़े से लचीले स्वभाव के हो जाते तो उन्हें भी घर परिवार में मिलकर रहने का सुख मिलता और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकते थे। प्रश्न 11 है, यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कहानी के जो प्रमुख पात्र है यशोधर पंत, उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली विशेषता तो यही है कि वह बहुत परंपरावादी थे। पुराने रीति रिवाज उनको अच्छे लगते थे। वे संयुक्त परिवार के समर्थक थे। कहानी में हम देखते हैं कि होली का आयोजन, दीपावली का आयोजन वो सभी के साथ मिलजुल कर करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कि वह असंतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। घर और परिवार में जो कुछ था वो लगभग हर स्थिति में उनसे असंतुष्ट ही रहते थे। उन्हें अपनी संतानों की विचारधारा पसंद नहीं है। वे घर पर रहने वालों के व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटी का पहनावा भी पसंद नहीं आता है, और उनको ये बात भी अखरती है कि घर के मुखिया होने पर भी किसी भी बात में उनसे सलाह नहीं ली जाती। इस तरीके से यशोधर बाबू हमें एक असंतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति कहानी में दिखाई देते हैं। तीसरा जो चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आई है वह है रूढ़िवादी दृष्टिकोण। यशोधर बाबू कहानी के प्रमुख पात्र हैं। वे सेक्शन ऑफिसर है, परंतु नियमों से बंधे हुए हैं और अपनी पुरानी मान्यताओं को वे समय के अनुसार बदलना भी बिल्कुल नहीं चाहते। वे मानते हैं कि जिस तरह का व्यवहार वह किशनदा के साथ करते थे वैसा ही व्यवहार उनके बच्चे उनके साथ करें। हर छोटी बड़ी बात में उनसे सलाह लें और उनके बताए हुए दिशा निर्देशन में ही कार्य करें। तो पुराने विचारों के पोषण होने के कारण हम कह सकते हैं कि वह रूढ़िवादी विचारों से ग्रस्त थे और समय और परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल भी बदलाव अपने स्वभाव में नहीं करना चाहते हैं। आगे प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग
पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों की साधारण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ साथ बदल रहे हैं। तो सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू और उनके बच्चों के आचार विचार, रहन सहन आदि देखकर हमें पता चलता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अनेक जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। कुछ जीवन मूल्यों की हम बात करें तो पहला बदलाव हमें सामूहिकता में देखने को मिलता है। यशोधर बाबू अपनी उन्नति के लिए जितना चिंतित रहते थे उतना ही अपने घर परिवार, साथियों और सहकर्मियों के बारे में भी वो सोचते हैं। जबकि नई पीढ़ी बहुत ही आत्म केंद्रित हो गई है, वह सिर्फ अपने पर ही ध्यान देना चाहती है। इसी तरह परंपराओं से लगाव की बात करें तो पुरानी पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज से गहरा लगाव रखती है और इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहती, जबकि नई पीढ़ी नए विचारों की पोषक है और वो पुराने विचारों को दकियानूसी मानती है। इसी तरह पूर्वजों के आदर की हम बात करें तो पुरानी पीढ़ी अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत आदर करती थी और समय में बदलाव के साथ ही इस जीवन मूल्यों में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। आज बुजुर्ग अपने घर में उपेक्षा का शिकार होते रहते हैं। चौथा बिंदु अगर हम देखें तो त्याग की भावना में भी बहुत कमी आई है। पुरानी पीढ़ी के लोगों में त्याग की भावना बहुत प्रबल थी। वे दूसरों को सुखी देखने के लिए अपने सुख का त्याग भी कर देते थे, किंतु बदले हुए परिवेश में ये भावना लुप्त होती जा रही है। स्वार्थ की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रश्न 12 की बात करें तो सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर प्रश्न 13 है ये। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू के स्वभाव में आजीवन बने रहे। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशनदा के अनेक जीवन मूल्य ऐसे थे जो हमें यशोधर बाबू के जीवन में भी देखने को मिलते हैं, जैसे उनका सादगीपूर्ण जीवन यापन करना, सरल स्वभाव और सेवाभावी होना। हमने देखा कि यशोधर बाबू हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, सरल स्वभाव के थे और यह भावना किशनदा के निकट रहने के कारण ही उनमें देखने को मिलती है। इसी तरह भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव भी यशोधर बाबू में किशनदा के निकट रहने के कारण ही देखने को मिलता है। साथ ही आत्मीयता और पारिवारिक जीवन शैली भी ऐसे मूल्य हैं जो किशनदा के सानिध्य में रहने के कारण ही यशोधर पंथ के जीवन में भी घर कर जाते हैं। अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें तो सिल्वर वेडिंग में लेखक का मानना है कि रिटायर होने के बाद सभी जो हुआ होगा से मरते हैं। कहानी के अनुसार ये जो हुआ होगा क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। तो ये कहानी का महत्वपूर्ण वाक्यांश है कि जो हुआ होगा से आशय है कि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता या पता नहीं है। यह मनुष्य की सामाजिक उपेक्षा को दर्शाता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को नए विचार या नई बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें हर कार्य में कमी नज़र आती है। युवाओं के काम पर वे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हैं। युवा पीढ़ी के साथ वे अपना तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसे लोग यहाँ तक कि अपने बच्चों के कामों में भी दोष निकालने लगते हैं। इस कारण वे समाज से कट जाते हैं। तालमेल रखने की क्षमता का अभाव और बदलाव को स्वीकारने में असमर्थ रहने के कारण वह
एकाकी जीवन बिताते हैं और वह एकाकी जीवन बिताने के कारण ही समाज के दूसरे लोग उससे दूरी बना लेते हैं और यहाँ तक कि उनके जीवन में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं रहती और मृत्यु के बाद भी कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किशनदा जो अंतिम समय में अपने परंपराओं से बंधे रहने के कारण पूरी तरीके से अकेले हो जाते हैं और इसी एकाकीपन में उनका निधन भी हो जाता है।